सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग अपने चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन इसके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हमारा इस एग्जाम्पल सॉल्यूशन का दूसरा लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हेलो अगेन, माय नेम इज वैभव तिवारी। आई एम फ्रॉम ट्रिपल आईटी श्री सिटी एंड करेंटली आई एम परसुइंग माय बीटेक एंड आई एम इन माय सेकंड ईयर एंड माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में क्या था, हम लोग ने जो है ग्रेविटेशन के एग्जाम्पल के सॉल्व स्टार्ट किए थे। तो इसमें हमने क्या किया था, एमसीक्यू 1 और एमसीक्यू 2 फिनिश कर लिया था। फिर इसके बाद जो वेरी शॉर्ट आंसर थे वो भी हम लोग ने फिनिश कर ही दिया था लगभग लगभग। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था, वेरी शॉर्ट नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही किया था। कहाँ तक, यहाँ तक, एमसीक्यू 2। तो आज हमको स्टार्ट करना है वेरी शॉर्ट आंसर। और ट्राई ट्राई करते हैं कि काफी सारा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का फिनिश हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेरी शॉर्ट आंसर 17। तो पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का। मॉलिक्यूल्स इन एयर इन द एटमॉस्फेयर are attracted by gravitational force of the earth. Explain why all of them do not fall into the earth just like an apple falling from a tree. Okay, so molecules in air in the atmosphere are attracted by gravitational force of earth। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होते हैं वो भी अट्रैक्टेड होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो वो जो एप्पल जैसे पेड़ से गिरता है और जमीन पे गिर जाता है, वैसे ये मॉलिक्यूल्स एयर से क्यों नहीं गिरते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, एक सेकेंड, शायद ये हमने क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर चुका था। ओके, हम लोग ने जो है लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 23 तक के कर लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। ओके, तो 24 क्वेश्चन। एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज अ लार्ज साइज, कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी। ये बोला है कि जो छोटी स्पेसशिप है इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट है उसको क्या होता है, ग्रेविटी फील नहीं होती है। बट अगर से हम स्पेस स्टेशन अगर से बड़ा कर दे, बहुत ही बड़ा, अर्थ के आजू बाजू, तो कैन ही डिटेक्ट ग्रेविटी। ये इसका आपने को आंसर देना है। ओके, सो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोज टू बी कांस्टेंट वेयर इन दिस स्फीयर। ठीक है, तो क्या जो जो अपना एस्ट्रोनॉट है इसलिए उसको ग्रेविटी फील ही नहीं होती है। बट अर्थ स्पेस स्टेशन का जो साइज है वो बहुत ही बड़ा हो जाए तो इसके अंदर जो है वेरिएशन आ जाएगा इन व्हाट, ग्रेविटी। क्यों, ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें वेरिएशन आ गया तो उसको ग्रेविटी फील होगी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा यस, इट विल फील द ग्रेविटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ hollow spherical cell of radius r and uniform density and a point mass is f। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक कोई पॉइंट मास है और एक स्पेरिकल सेल है ऑफ रेडियस आर, और इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये हो रहा है शो द नेचर ऑफ एफ वर्सेस आर ग्राफ। फोर्स बिटवीन देम इज एफ, और जो आर है इनके बीच का डिस्टेंस, तो उसका अपने को ग्राफ बनाना है। ओके, तो चलिए अपने को यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो अपने जो मास होता है वो क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, Gm m/r²। ठीक है, तो F अगर से जीरो होगा कब, F = 0 फॉर R इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन R। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके इनसाइड होगा, यहाँ पर क्या होगा अपना, जीरो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्राफ अपना कहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी रेडियस से। इससे अपने को पता चल गया। ठीक है, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें। ठीक है, यहाँ तक कि अपना जो फोर्स था वो जीरो रहेगा। फिर यहाँ से क्या होएगा, जो अपना ग्राफ है
वो आर जो है जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि 1/r² होता है ना फोर्स। दैट्स वाई ये आ जाएगा ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। कहाँ से? आर के बाद से। ठीक है, ये समझ में आता है? क्योंकि अपने क्वेश्चन नंबर 25 भी सॉल्व। चलते 26 है। आउट ऑफ द एफेलियन एंड पेरीहेलियन वेयर इज द स्पीड ऑफ अर्थ मोर एंड वाई? ठीक है, तो पहले अपने को समझना पड़ेगा एपिहेलियन क्या होता है और पेरिहेलियन क्या होता है। तो एक अपने ये बनाया। तो एपिहेलियन क्या होता है? एपिहेलियन इज द लोकेशन विच इज, मतलब जब सन से जो अपनी दूर बहुत ही दूर होती है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन इस एपिहेलियन पोजीशन, मतलब जब अर्थ जो होती है सबसे दूर होती है तब एपिहेलियन होता है। और जो पेरिहेलियन होता है, पेरिहेलियन क्या होता है? जब जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस लोवेस्ट होता है। ठीक है, लोवेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सन। ओके, ये अपने को समझ में आता है। तो ये बोल रहा है कि वेयर इज द स्पीड ऑफ अर्थ मोर। तो अपने को ये बताना है कि स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी। तो अपने को पता है कि जो केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? द रियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? आर क्रॉस वी इज इक्वल टू आर क्रॉस वी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट होगी। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा एपिहेलियन का, हो जाएगा पेरिहेलियन का। ठीक है, आर वेक्टर, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन ये हो जाएगा अपना आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो ये हो जाएगा आर पी वी पी और आर ए वी ए। ये अपने को पता है। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ पी इज इक्वल टू वी ऑफ पी अपॉन वी ऑफ ए। तो अपने को पता है आर ऑफ ए जो है वो ज्यादा है और आर ऑफ पी कम है। तो सिमिलरली वी ऑफ पी क्या होगा? ज्यादा होगा और वी ऑफ ए कम होगा। सो वी कंक्लूडेड दैट वी ऑफ पी इज ग्रेटर देन वी ऑफ ए। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन? तो ये पूछ रहा है कि ये अपनी जो अर्थ है, ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ पोलर सैटेलाइट? पोलर सैटेलाइट क्या होती है? पोल्स के अराउंड घूमती है। कहाँ पर? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हो गया उसका प्लेन ऑफ पोलर सैटेलाइट। और जियो सैटेलाइट क्या घूमती है? ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया जियो सैटेलाइट। ठीक है, तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन इज 90 डिग्री। तो इसकी ऑर्बिटल किधर होती है? ऐसे घूमती है अपने आप। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो अपनी इक्वेटोरियल प्लेन जो है ऑफ पोलर सैटेलाइट क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा क्योंकि ये ऐसे है और ये जो है ऐसे घूम रहा है। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? 90। और जियो सैटेलाइट क्या हो जाएगा? ये जियो सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है और अर्थ ऐसे घूम रही है। तो इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री और इसके बीच में 90 डिग्री। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं, पोलर सैटेलाइट के साथ क्या होगा? 90 डिग्री। और जियो सैटेलाइट के साथ 0 डिग्री। टू सक्सेसिव मून व्हेन सन पास थ्रू द जेनिथ पॉइंट। जेनिथ पॉइंट मतलब मेरिडियन। ठीक है, और ये क्या है? Sidereal day is the time interval between two successive transit of a distant star through the zenith point. By drawing approximate diagrams showing Earth's spin and orbital motion, show that mean solar day is 4 minutes longer than the sidereal day. In other words, distant star would rise 4 minutes every day, early every successive day. तो अपने को क्या करना है कि जो अपना एक डायग्राम बनाना है और कुछ कुछ प्रूव करना है। तो एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हो जाएगा अपना सन, ये हो जाएगा अपना अर्थ। तो ये हो रहा है मीन सोलर डे इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मून।
मतलब ये आज का दिन है, तो अगले नून तो क्या हो जाएगी अपने अर्थ यहाँ पे हो जाएगी। साइज बड़ा छोटा हो गया, अर्थ बड़ी छोटी नहीं होगी बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, ये एक दिन के बाद का है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो टू सक्सेसिव ट्रांजिट ऑफ डिस्टेंस आर थ्रू द जेनिथ पॉइंट बाय ड्राइंग अप्रोक्सीमेट डायग्राम, जो हमने डायग्राम बनाया है शोइंग अर्थ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन सो दैट मीन सोलर डे इज 4 मिनट्स लॉन्गर देन द सिडेरियल डे, sidereal डे। तो ये बोल रहा है कि अपने को जो है बताना है कि जो सिडेरियल डे है और जेनिथ पॉइंट है, इनके बीच में जो दिन और रात है इसमें 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अपन लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो टाइम टेकन टू ट्रेवर्स 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 24 आवर में क्या करता है, 361 डिग्री घूमता है, अपने को इतना पता है, इंटू वन। ये आ जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन में 361 इक्वल्स टू 239.3 डिग्री, सॉरी 0.3 सेकेंड, ठीक है। तो जो 1 डिग्री को घूमने में इसको कितना सेकंड लग रहा है, 239, 239 सेकेंड्स, मतलब लगभग लगभग 4 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट लग रहा है। तो सीधे सीधे अपना जो आंसर आ जाएगा, डिस्टेंट स्टार्स वुड राइज 4 मिनट्स अर्ली एवरी सक्सेसिव डे। समझ गए। तो अब चलते हैं 8.29 पे। ओके, टू आइडेंटिकल हैवी स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 10 टाइम्स देयर रेडियस, मतलब ये कुछ है, ये कुछ है, इसकी रेडियस आर है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, कितना जाएगा, 10 आर। इतना समझ में आ गया। विल एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर, मतलब यहाँ पे कोई मिड पॉइंट है, तो ये 5 आर हो जाएगा और ये 5 आर हो जाएगा। तो ये बोला है कि इसके मिड पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इन द तो ये पूछ रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट रखा होगा क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो स्टेबल अनस्टेबल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है इसके ऊपर नेट फोर्स निकाल लेंगे। इधर एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा, अपने को पता है। इस ऑब्जेक्ट के कारण इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगेगा और इस ऑब्जेक्ट के कारण इधर एक फोर्स लगेगा। तो चलिए पता करते हैं फोर्स। तो फोर्स हो जाएगा G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपने को पता है कि दोनों का डिस्टेंस कितना है, 5 आर 5 आर। दोनों के मास कितने हैं, मास भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना आइडेंटिकल हैवी स्फीयर्स, ओके। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, कितना, G m, इसका हम मास जो है स्मॉल m लेते हैं, G m m अपॉन 5 आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसके ऊपर फोर्स लग गया, अपने को इतना पता चल गया, ओके। अब पता करना है स्टेबल या फिर अनस्टेबल। तो स्टेबल अनस्टेबल के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको जो है स्लाइटली एक डायरेक्शन में आगे कर देते हैं। जब हम इसको इधर करेंगे थोड़ा सा, तो इसका यहाँ पे हम लोग ने मान लीजिए एक्स डायरेक्शन आगे किया, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इधर जाके चिपक जाएगा। वाई, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर दिस ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये अपने को बात पता चल गई कि हम लोग इसको थोड़ा सा डिप्लेस कर रहे हैं, तो ये अपनी मिड पॉइंट पे वापस नहीं आ रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट पर जाके चिपक जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 पे। शो द नेचर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। तो अपने को कुछ कुछ पार्ट जो है ना, अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। किसका, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ऑर्बिटल रेडियस, ओके। तो कुछ कंसीडर कर लेते हैं, मास ऑफ अर्थ क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। मास ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की बात की है ना, तो एम एस ले लेते हैं, मास ऑफ, सॉरी स्मॉल एम ले लेते हैं, चलो, क्योंकि उसका मास काफी कम होगा। और फिर आगे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी अपने को फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ऑफ G m, ठीक है। एम ये कैपिटल वाला एम आएगा अपॉन आर, ओके। तो अब पहला वाला ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ऑर्बिटल रेडियस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, G m अपॉन आर। ये हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा,
जी एम एम अपॉन टू आर। तो अपने को क्लियरली दिख रहा है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगी वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, तो इसका ग्राफ वन बाय आर वाला ग्राफ हो जाएगा। तो वन बाय आर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे। तो यहाँ पे अपनी काइनेटिक एनर्जी जो डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग आर। तो पहला हो गया। फिर दूसरा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। तो अपने को पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सॉरी सॉरी, टू टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगी टू एम एम अपॉन टू आर। तो वो था काइनेटिक एनर्जी, अब इसका क्या हो जाएगा, टू टाइम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस टू टाइम्स। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन टू आर। तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा जी एम एम अपॉन आर, वो भी नेगेटिव वाला। तो अपने को ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, माइनस ऑफ वन बाय आर। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, तो आपको बेसिक ग्राफ तो पता होना चाहिए, जैसे वन बाय आर का हो गया, माइनस ऑफ वन बाय आर का हो गया। तो इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना माइनस ऑफ, ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इधर, और ये हो जाएगा आर इधर। ये हो गया अपना ग्राफ। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, टोटल एनर्जी और आर का। तो आपने को बताया जो टोटल एनर्जी होती है इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जी एम एम अपॉन टू आर, दिया जाएगा माइनस। तो अब टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या हो जाएगा, सेम जैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी का था। क्यों, क्योंकि ये भी टोटल एनर्जी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेथ। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ सेम पोटेंशियल एनर्जी जैसा हो जाएगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा आर, और इधर हो जाएगा टोटल एनर्जी। अब चलते 8.31 पे। shown are several curves explain the reason which one amongst them can be possible trajectories traced by projectile neglect air friction। तो ये बोल रहा है कि ये जो अर्थ है इसके आजू बाजू मतलब बहुत सारे जो पाथ ट्रेजेक्ट्री जो है ड्रॉ किए हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि विच वन अमंग्स कैन बी ट्रेस्ड बाय प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल का जो है रियल जो डायग्राम है वो कैसे, कौन सा वाला होगा। तो अपने को ये देखना है। ओके, तो ये छह डायग्राम है, ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल। ओके, सो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर से ऐसे जाता है, ऐसे वापस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर क्या लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पैराबोलिक ये क्या होगा, कोनिक सेक्शन, मतलब एलिप्स, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, एलिप्स ऐसे। और जिसका सेंटर क्या होगा, अपना सेंटर। तो ये जो अपने को बात है ये याद रखने की अर्थ है, हम अर्थ के ऊपर की बात करें, जो भी ऑब्जेक्ट हम फेंकेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा, इस टाइप का एलिप्टिकल होगा, जिसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये जो अपने को बात है ये सिर्फ और सिर्फ इस सी वाले पोर्शन में दिख रही है। तो सी वाला जो हम लोग मार्क कर देंगे, तो आंसर नंबर सी। अब चलते 8.32 पे। 8.32 क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is raised from the surface of the earth to a height equal to the radius of the earth, that is time taken from distance r to 2r from the center of the earth, what is the gain in its potential energy। ये हो रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है, हमने इसको अर्थ से उठाया ऊपर, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब ये रेडियस ऑफ द अर्थ ये है, तो इसको हमने इतना ऊपर उठा दिया कि ये जो डिस्टेंस है ये भी आर हो जाए। ठीक है, ओके, तो व्हाट इज द गेन इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो सीधे सीधे हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। ये कहाँ पर होती है, सरफेस ऑफ द अर्थ। और जब हम इसका डिस्टेंस क्या कर देंगे, टू आर कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन
2r हो जाएगा। तो अब क्या करना है अपने को, गेन पता करना है। तो गेन में क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। तो ये हो जाएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा GMM अपॉन आर। तो ये वाला टर्म माइनस ऊपर वाला टर्म, ठीक है, -1/2 माइनस ऑफ 1। क्या गेन मतलब क्या होगा, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। ये अपना फाइनल है और ये इनिशियल है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा GMM अपॉन 2r। ये हो जाएगा अपना क्या, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो हम लोग इसको फर्दर जो है चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो आपने को पता है कि GM = GR² होता है। ठीक है। तो हम इसको हम लोग अगर चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी = ये GM को यहाँ पुट कर देंगे। ये आ जाएगा GRM/2, क्योंकि आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 12 mgr। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर आर रेडियस उठाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है, 12 mgr। तो ये हमको याद भी करना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो अब चलते 8.33 पे। ओके, a mass m is placed at distance h along the normal through the center O of a thin circular ring of mass m and radius r। ठीक है। तो ये कोई सर्कुलर रिंग है, इसके सेंटर से जो लाइन गई हुई है, इससे h डिस्टेंस पे यहाँ पर एक मास रखा हुआ है। ठीक है, और इसका रेडियस है r। यहाँ पे कोई पॉइंट है p। ठीक है। इफ द मास इज रिमूव्ड फर्दर अवे सच दैट OP बिकम्स 2h। तो ये बोले कि जो मास पहले यहाँ था, अब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ ले गए हम लोगों ने मास। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, आप 2h। और ये डिस्टेंस क्या है, ये तो रेडियस आ रही है। तो ये बोल रहा है कि व्हाट फैक्टर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल डिक्रीज इफ h = r। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किस स्पीड से डिक्रीज होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर जो है, इस पर्टिकुलर पार्टिकल के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस पर्टिकुलर के कारण इस डायरेक्शन में, इसके कारण ये पीछे साइड। ठीक है। तब मेरे को पता चला जब हम इसके कंपोनेंट करेंगे इस वाले वेक्टर के, एक वेक्टर ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। इस वाले वेक्टर का करेंगे तो एक वेक्टर ऐसा आ जाएगा, एक वेक्टर ऐसा आ जाएगा। तो अपने को पता चल रहा है कि ये जो बाय वाले हैं, मतलब ये वाले जो सारे वेक्टर है जो बाहर साइड जा रहे हैं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। और जो अपने पास सिर्फ इस डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर आ रहे हैं, सिर्फ उनका सम होएगा। तो इसका जो है टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, टोटल फोर्स आ जाएगा GMM अपॉन, सॉरी GMM cos थीटा। क्योंकि ये फोर्स का सिर्फ cos थीटा वाला कंपोनेंट है ना, क्योंकि sin थीटा वाले सारे कैंसिल हो जा रहे हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कौन सी, ये वाली। तो ये क्या हो जाएगी, h² प्लस r² का रूट स्क्वायर प्लस r² का रूट का स्क्वायर। ठीक है, 3/2 आ जाएगा इन शॉर्ट सॉल्व करने पे, क्योंकि ये आ जाएगा cos थीटा। ओके, तो ये अपना आ गया क्या, h डिस्टेंस पे इसके ऊपर फोर्स। तो यहाँ पे जो है, अब जब है h को अपन ने 2h कर दिया। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, f(h/2h)। तो ये क्या बोल रहा है, जब अपन ने h को r भी कर दिया। ठीक है, फिर से हम लोगों ने क्या चेंज किया, h को r कर दिया है। तो सिंपली अपने को क्या करना है, h की जगह पे अब r पुट करना है हर जगह पे। तो चलिए, इट्स इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, GMM.r अपॉन में r² प्लस r² की पावर 3/2 अपॉन में GMM.2r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि r तो है अपना 2r हो गया, फिर यहाँ पर भी अपने को चेंज करना पड़ेगा कि ये तो r हो जाएगा प्लस 2r का होल स्क्वायर की पावर 3/2। तो काफी सारी चीजें अब जो है कैंसिल हो जाएगी। जैसे ये सारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 5r² अपॉन में 2√2 की पावर r³ और इसके ऊपर 3/2
तो ये अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से भी फर्दर कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, तो हो जाएगा 5 √5 आर क्यूब अपॉन में, ये आर क्यूब है ना, तो ये आ जाएगा 2 √2 आर क्यूब। तो जो अपना फैक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, f(2r) बाय f(r) करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 √2/5, क्योंकि हमने इसको इन्वर्स कर दिया, क्योंकि अपने को फैक्टर में चेंज देखना था। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 33 भी सॉल्व हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। अब हम यहाँ पे जो है शॉर्ट आंसर भी फिनिश कर दिया, अब हम चलते हैं लॉन्ग आंसर पे। ओके, तो लॉन्ग आंसर स्टार्ट करते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन है, सॉरी 5 क्वेश्चन है, 34, 35, 36, 37 और 30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। अ स्टार लाइक अ सन हैज सेवरल बॉडीज मूविंग अराउंड इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ठीक है, कोई स्टार है रैंडम, उसके अराउंड जो है बहुत सारी चीजें मूव कर रही है, जैसे हमारे सन के अराउंड करती है। कंसिडर दैट ऑल ऑफ देम आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, लेट आर बी द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी from the center of the star, and let its linear velocity v, angular velocity omega, kinetic energy k, gravitational potential energy u, and total energy e, and angular momentum l. As the radius of the orbit increases, determine which of the six above quantities increases and which one decreases. अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि कोई एक स्टार है, उसके बाहर एक सर्कुलर ऑर्बिट में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जैसे अपनी अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है। तो इसने बोला है कि ये जो जो क्वांटिटीज है, क्या क्वांटिटीज दिए हैं ना, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, नहीं नहीं, हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी और कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी जब आर जो है अपना इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अपने को इस पे कमेंट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ये वाली। ठीक है, तो अपने को पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो एक एक करके चलिए सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का अपने को फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ऑफ। तो अभी तक आपको फॉर्मूला सारे लर्न हो जाने चाहिए, और फिर नहीं है तो फिर काफी प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि सारे देखिए इस चैप्टर में सारे मतलब लगभग कॉमन सेंस प्लस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन है नहीं। तो पहला जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो अपने को पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r है। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो अपना पहला वाला क्या आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हेन आर इंक्रीजेस। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है अपनी, एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई बाय टी। और बाय केप्लर्स थर्ड लॉ अपने को पता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है अपने को कि जो अपना ओमेगा है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू है टी है, और जो टी है वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो जो हो जाएगा ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, √of r क्यूब। ठीक है, ये अपना यहाँ से जो है रिजल्ट आया। तो अब यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो चलिए लिख देते हैं, आर इंक्रीजेस एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ओके। सो अब चलते हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का अपने को फॉर्मूला पता है, तो काइनेटिक एनर्जी एक बार लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ जी अपन छोटा एम अपॉन आर। तो यहाँ पे भी फिर से वही रिजल्ट आया, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्स एंड प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब नेक्स्ट वाला क्या रहेगा अपना, पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी, सॉरी, जी एम एम अपॉन 2 आर। ये अभी अभी अपने रिलेशन लिखा ना काइनेटिक एनर्जी का। ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। तो जैसे जैसे 1 - 1/r, तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा तो ये पूरा टर्म क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और माइनस करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे यू भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो यह क्या अपना पोटेंशियल एनर्जी। अब आता है टोटल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यह आ जाएगी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन 2 आर। तो यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू -1/r। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे टोटल एनर्जी जो है अपनी इंक्रीज करेगी। ओके, तो ये वाला भी पार्ट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। एल, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। और जो अपना v होता है वो क्या होता है? mr। v क्या होता है? √of gm/r। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? m√of gm√of r। ठीक है, ये रूट आर से ये आर कैंसिल हो गया। तो जैसे जैसे अपना जो है एल अपना प्रोपोर्शनल टू ये आ गया आर। ठीक है। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एल इंक्रीज करेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज करेगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर जो है 34 ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। काफी इजी था, पर वही था आपको सारे फॉर्मूले लर्न रहना चाहिए। अब चलते 8.35 पे 35 क्वेश्चन। 6 point masses of mass m each are at the vertices of a regular hexagon। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है ये कोई हेक्सागन है, तो इसके जो 6 कॉर्नर है यहाँ पे 6 पॉइंट मास है। ठीक है। ओके, तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी ऑफ द मासेस। मतलब ये छेयों के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी एक पर अपने को इस पे फोर्स निकालना है। जैसे इसका फोर्स इधर लग रहा होगा, इसका फोर्स इधर लग रहा होगा, इसका फोर्स इधर लग रहा होगा, इसका इधर, इसका इधर। इन सब का जो रिजल्टेंट आएगा अपने को वो निकालना है। ओके, तो अपने को पता है कि जो पूरा एंगल है ये कितना होता है? 120 डिग्री। ओके, तो अपने को जो है इसकी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी पता रहनी चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है अपना? 30 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री। फिर ये वाला एंगल वापस से 30 डिग्री। तो ये कितना गया? 36, 90 + 30 120। ठीक है, ये अपने को एंगल पता चल गया कि ये भी 30 होता है, ये भी 30 होता है, और ये भी 30 होता है, ये भी 30 होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? अंदर की साइड लगेगा। F1 इधर लगेगा, F2 इधर लगेगा, F3 और इधर लगेगा F4। 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स दिख रहा है। तो चलिए अब रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो अब अपने को नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा कि इनके बीच की डिस्टेंसेस निकाल देंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस आई वैसे हमारे पास जो है पूरा को पूरा फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले ये वाले डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये अपना 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको नाम कर देते हैं। ये हो जाएगा A B C D E, और ये हो जाएगा F। तो चलिए सबसे पहले AC। AC दोस्तों क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अपने को ये चाहिए। फिर उसके बाद AD ये चाहिए रहेगा। फिर AE चाहिए। फिर AF जो है अपने पास वो तो है ही। तो चलिए आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका पूरा 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 यूज आएगी। न्यू डोंट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो अपना जो AE था मतलब क्या? ओके, तो ये हो जाएगा अपना √3i। जो AD है ये हो जाएगा 2 of i। जो अपना AE है
ये हो जाएगा फिर से √3 ऑफ i, और ये अपना ए एफ जो हो जाएगा, ये तो आई है, और ए बी भी क्या है, आई। तो अब क्या करते हैं, आप सारे सारे फोर्स निकाल लेते हैं। तो अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, बी क्या है उसके पड़ोस वाला, तो वो क्या हो जाएगा, G m² अपॉन i²। और फोर्स ऑन ऑफ ए ड्यू टू सी क्या हो जाएगा, G m² अपॉन √3i²। सॉरी, √3i का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3i²। सेम जो अपना ए पर डी के कारण क्या हो जाएगा, G m² अपॉन 2i का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4i²। और जो आखिरी वाला फोर्स है वो भी हो जाएगा अपना G m² अपॉन 3i²। तो अब जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा अपना इन सब का वैभव समेशन। आपका ये स्क्रीन शेयर जी, नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके। तो हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, अभी अभी सारे जो फोर्सेस है वो कैलकुलेट कर दिए ऑन ए ड्यू टू बी सी डी ई एंड एफ। तो ठीक है, तो ये अपने जो फोर्स आ गए वो आ गए G m² अपॉन i², G m² अपॉन 3i का होल स्क्वायर, G m/4i² और G m/3i²। और ये जो सारे फोर्सेस है ये किसके ऊपर किसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अलोंग एडी। ठीक है, ओके। तो अब चलिए, जो अपना टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, सबका समेशन। तो सबका समेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, G m² अपॉन i², 1 + 1/√3 +1/4। तो ये आ जाएगा 5/4 + 1/√। G m² अपॉन i²। ठीक है, ये आ गया अपना फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8.36। तो a satellite is to be placed in equatorial geostationary orbit around Earth for communication। तो ये बोल रहा है कि जो अपनी एक सैटेलाइट है उसको अर्थ के अराउंड रखनी है। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सच सैटेलाइट। तो उस जो सैटेलाइट को हम लोग ऊपर जो भेजने वाले उसकी हाइट अर्थ से कितने ऊपर रहनी चाहिए। तो ये इजी क्वेश्चन हमारे लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो अपना एंगुलर मोमेंटम है। ओके ओके। तो जो जो जियो सैटेलाइट है अपने को पता है ये ऐसे ऐसे घूमती है, कहाँ, ईस्ट सॉरी वेस्ट टू ईस्ट। तो अब दूसरा वाला पार्ट है उसमें क्या हुआ है, फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट दैट आर नीडेड टू कवर एंटायर अर्थ सो दैट एटलीस्ट वन सैटेलाइट इज विजिबल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर। ठीक है, तो ये अपने को कुछ बेसिक चीजें दी है जैसे मास ऑफ अर्थ एंड ऑल। तो चले देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहला पार्ट क्या है कि अपनी जो ऑर्बिटल रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, कितने ऊपर रहेगी वो। ठीक है, तो यूजिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, √जी एम अपॉन आर, ये आप सबको पता है। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, आर की जगह पे हम लोग R+H पुट करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी। फिर वहां से जो है उसको हम लोग सीधे सीधे टाइम पीरियड से कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना एच कितना आ जाएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 35,940 किलोमीटर। ओके, तो बस अपने को यहीं पे ये क्या था कि ऑर्बिटल रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी R+H। तो ये काफी इजी हो जाएगा। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट वाले पार्ट पे। फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट दैट आर नीडेड टू कवर एंटायर अर्थ सो दैट एटलीस्ट वन सैटेलाइट इज विजिबल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी अर्थ। तो यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक जो सैटेलाइट है वो कितना एरिया कवर कर रही है। ओके, तो सैटेलाइट जो है अपना 2 थीटा, जैसे मतलब ये सैटेलाइट है और ये जो अर्थ है, तो मान लीजिए एंगल जो है ये थीटा है, फिर 2 थीटा का जो है एंगल कवर कर दिया एक सैटेलाइट। तो यहाँ से हमारा जो थीटा आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू R/R+H।
तो हम लोगों ने अभी अभी एच निकाला था, जो था 3.59 इंटू 10⁻⁷ और आर जो है अपना 6.4 इंटू 10⁻⁶ तो यहाँ से हमारा जो कॉस्ट शीट आ जाएगा वो डायरेक्टली आ जाएगा 0.1515। तो यहाँ से जो थीटा आ जाएगा अपना, वो आ जाएगा 81 डिग्री। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी। 81.28 डिग्री, ठीक है। तो टू थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि एक सैटेलाइट टू थीटा का एरिया कवर कर रही ना, तो ये हो जाएगा 160, अप्रॉक्स 162 डिग्री, ठीक है। तो टोटल कितना होता है 360। तो एक कितना कर रही है सैटेलाइट, तो दो कितना कर लेगी 320 समथिंग, 24। और तीन सैटेलाइट जब करेंगे तो पूरा एरिया जो है कवर कर लेगी अर्थ का। तो ये अपना जो सेकंड पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब चलते 37 क्वेश्चन पे। Earth's orbit is an ellipse with an eccentricity of 0.167. Thus, Earth's distance from the Sun and the speed as it moves around the Sun varies from day to day. This means that length of the solar day is not constant throughout the year. तो जैसे कि हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने प्रूव किया था कि 4 मिनट्स का जो है डिफरेंस आता है डेली, तो यही इसमें बात कर रहे हैं। अज्यूम दैट अर्थ spin axis is normal to its orbital plane and find out the length of the shortest and longest day। तो ये बोला कि शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट डे की अपने को लेंथ पता करनी है। अ डे शुड बी टेकन फ्रॉम नून टू नून, डज दिस एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ लेंथ ऑफ डे ड्यूरिंग द ईयर। तो अपने को पता है कि जो पेरिहेलियन है, मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस, तो वहां पे क्या होता है ए 1 - ई, जो इसेंट्रिसिटी है। और जो एपहेलियन है, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, वहां से क्या होता है ये रिजल्ट फॉलो होता है। जो ई है जहाँ पे इसेंट्रिसिटी है, और ए क्या है सेमी माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस ए, ओके। सो अब हम जो है अपना एल एल वो जो एंगुलर मोमेंट है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो एल ऑफ ए इज इक्वल टू एल ऑफ पी करेंगे, क्यों, एंगुलर मोमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जाएगा आर ऑफ ए क्रॉस पी ऑफ ए, यहाँ पर जाएगा आर ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय पी ऑफ पी। तो ये आ जाएगा एम वी मोमेंटम, तो ये आ जाएगा आर क्रॉस एम वी। ये भी जाएगा आर क्रॉस एम वी। बस यहाँ पे वेलोसिटी जो आएगी ये पी आ जाएगी और ये भी पी आ जाएगी, यहाँ पे ए आ जाएगा और ये भी ए आ जाएगा। और जो वेलोसिटी है वो क्या होती है ओमेगा आर। ये अपने को इजी रिलेशन पता है। तो जब हम यहाँ पे चीजें पुट करेंगे तो अपने पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओमेगा आर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आर ऑफ पी स्क्वायर। ये पी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो ओमेगा ऑफ पी बाय ओमेगा ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा आर ऑफ ए बाय आर ऑफ पी का होल स्क्वायर, ओके। ये अपने पास जो रिजल्ट आया ये है। और अपने को ऊपर से पता है कि आर ऑफ जो है पी वो क्या है ये, और आर ऑफ ए ये है। तो हम लोग इसको वापस से पुट करेंगे तो अपने जो ओमेगा ऑफ पी बाय ओमेगा ऑफ ए बाय ओमेगा ऑफ ए कितना आ जाएगा 1.0167 अपॉन 0.9833, ठीक है। ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अपने को ये पता चला कि ओमेगा ऑफ पी बाय ओमेगा ऑफ ए कितना हो जाएगा 1.0167 अपॉन 0.9833। तो यहाँ पे ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड हो जाएगी। तो एक जो है इजी ओमेगा पी अपॉन ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा अपॉन ओमेगा ए, तो जब 1.0691, ओके। तो ये जो है अपना 0.0691, ये क्या प्रूफ करता है अपना कि जो अर्थ जो है 24 आवर्स में 361 डिग्री मूव कर जाती है, ओके, इन 21 डिग्री। और जो अपना 8 पॉइंट 1 जो है
वो एक्स्ट्रा है। तो ये क्या होता है, 23 आवर्स 59 मिनट में इतना कवर हो जाता है। 8.1 के कारण जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, 7.9 स्मॉलर। ठीक है, तो ये अपने को पता चला। ओके, तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व कर दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 38 जो लास्ट वाला है उस पर। तो 38 वाला क्या बोलता है, अ सैटेलाइट इज एन एलिप्टिक ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद एपीरियन 6 आवर एंड पेरिहिलियन 2 आवर, वेयर आर इज दिस is radius of the earth. Find eccentricity of the orbit. Find velocity of the satellite at apogee and perigee. What should be done if this satellite has to be transferred to circular orbit of 6 hours? तो ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा लेंथी होगा, तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन जो है सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो अपने को पता है कि जो आर ऑफ टी जो अपने पास गिवन है वो है 2 आवर, आर ऑफ ए गिवन है 6 आवर। तो आर ऑफ टी जो अपने को पता है कि ए ऑफ 1 - e होता है, और आर ऑफ ए क्या होता है, 1 + e × ए। तो ये हो जाएगा अपना 2 आवर और ये हो जाएगा 6 आवर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसेंट्रिसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये तो अपना पहला पार्ट तो जो है वो सॉल्व हो गया कि इसेंट्रिसिटी क्या होगी। अब क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एट एपोजी एंड पेरिजी। ये बोल रहा है कि सैटेलाइट की स्पीड पता करनी है। तो जो अपना एंगुलर मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहता है हमेशा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mvr इक्वल टू mvr। ये हो जाएगा पेरिजी का, सॉरी एपेजी का, और ये हो जाएगा पेरिजी का। ठीक है, तो मास ऑफ जो ए है, मास ऑफ सैटेलाइट, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये जो है अपन लोग कैंसिल कर देंगे। तो अपना जो रेडियस है वो अपने को क्या गिवन है, 2 आवर एंड 6 आवर। तो यहाँ से जो है वी ऑफ ए अपॉन वी ऑफ पी क्या हो जाएगा, आर ऑफ पी अपॉन आर ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा, 2 r/6 आवर। ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो वी ऑफ पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स वी ऑफ ए। तो ये पता चल गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो एनर्जी कंजर्वेशन वाला जो है वो लगा देंगे एट एपोजी एंड पेरिजी। तो ½ mv², ये आ जाएगा अपना पेरिजी का, -g m m/r p। और इस साइड पे आ जाएगा ½ mv² ठीक है, -(g m m), और ये जो rp की जगह पे r a हो जाएगा। तो अब जो अपनी वैल्यूज पुट करेंगे आर ए और आर पी की, कितनी कितनी है, 6 आवर और 2 आवर। और जो अपना वीपी और वी है, इन दोनों में भी रिलेशन है। तो इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे एंड में, तो जो अपना वी पी जो है वो आ जाएगा 6.85 km/s। और जो अपना वी आ जाएगा वो आ जाएगा इसका बाय 3, मतलब 2.28 km/s। ठीक है, तो ये जो अपनी वेलोसिटी निकालनी थी ये भी आ गई। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी डन इफ दिस सैटेलाइट हैज टू बी ट्रांसफर टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 6 आवर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि रेडियस को जो है 6 आवर करनी है, तो क्या करना पड़ेगा। तो अपने को पता है सीधे सीधे कि जो अपना वेलोसिटी है vc, उसका क्या फॉर्मूला होता है, √of gm/r। तो r को क्या करना है अपने को, 6 आवर करना है। तो g कांस्टेंट है, m की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से जो अपनी vc आ जाएगी वो आ जाएगी 3.23 km/s। तो टू ट्रांसफर द सर्कुलर ऑर्बिट एट एपोजी टू बी, वेलोसिटी इज गिवन बाय v0 - va। तो अपने को जो वेलोसिटी है वो कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, 3.23 -2.28। तो अपने को कितने वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी उस सैटेलाइट की, 0.95 km/s। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 8 से जो ग्रेविटेशन है उसके एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस इसमें जो है सॉल्व किए हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पे हम लोग आज का लेक्चर फिनिश करते हैं।